अच्छा, जरा सोचिए, क्या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, लेकिन फिर भी मतलब पूरी दुनिया को तारों और ग्रहों के सबसे बड़े राज बता सकता है? ये सुनने में जादू जैसा लगता है ना? बिल्कुल जादू जैसा। पर यह कहानी एक असली हीरो की, एक ऐसे वैज्ञानिक की जिनका दिमाग आप कह सकते हैं किसी रॉकेट से भी तेज था और वो सीधे ब्रह्मांड के रहस्यों में गोता लगाता था। हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टीफन हॉकिंग की। आज हम सब मिलकर उनके कमाल की जिंदगी और उनके हैरान कर देने वाले आइडियाज की दुनिया की सैर करेंगे। पता है, जब वो छोटे थे तो उनके कुछ दोस्त और जानने वाले उन्हें मजाक में आइंस्टाइन बुलाते थे। अच्छा, आइंस्टाइन? वो इसलिए क्योंकि उनके मन में ना बड़े अनोखे और गहरे सवाल घूमते रहते थे। हाँ, जैसे ये दुनिया कैसे बनी, ये सारे तारे, ये चांद, ये सूरज कहाँ से आए, क्या हम टाइम मशीन बनाकर मतलब बीते हुए कल में जा सकते हैं? ऐसे सवाल जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दें। तो आज हमारी ये खास बातचीत स्टीफन हॉकिंग के जीवन की उन्हीं हैरान करने वाली बातों और उनके दिमाग में चलने वाले तूफानी विचारों को समझने के लिए है। उनकी कहानी सच में किसी परी कथा से कम नहीं है। ये हमें सिखाती है कि असली सुपर पावर शरीर की ताकत नहीं, बल्कि सोचने की शक्ति और कभी हार न मानने वाला हौसला है। बिल्कुल, और यह कहानी सुनने में बच्चों को बहुत मजा आएगा और शायद थोड़ी हिम्मत भी मिलेगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं उनके बचपन और स्कूल के दिनों से। हाँ, आपको सुनकर हैरानी होगी कि स्कूल में वो कोई बहुत ब्रिलियंट बच्चे नहीं माने जाते थे, बल्कि कहते हैं कि एक बार तो उनके एक टीचर ने गुस्से में कह दिया था कि ये लड़का जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। जरा सोचिए। अरे बाप रे, ये तो बड़ी निराशाजनक बात थी। लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने ठान लिया था कि वो ऐसी बातों को गलत साबित करके रहेंगे, और उन्होंने किया भी। वो आगे चल के सिर्फ पास नहीं हुए, बल्कि उन्होंने तो ग्रेविटी, हाँ गुरुत्वाकर्षण, वो अनदेखी ताकत जो हमें जमीन पर टिकाए रखती है, उसके नियमों को ही चुनौती दे डाली। पर उनकी जिंदगी में असली मुश्किल, वो बड़ी चुनौती तब आई जब वो कॉलेज में थे, सिर्फ 21 साल के। हाँ, तब उन्हें एक बहुत अजीब और गंभीर बीमारी का पता चला, मोटर न्यूरॉन डिजीज। मोटर न्यूरॉन डिजीज? ये क्या है? मोटर न्यूरॉन डिजीज, आइए पहले हम इसे समझने का प्रयास करें। हमारे शरीर की फैक्ट्री दिमाग और नर्व्स। हमारा दिमाग, ब्रेन, हमारे शरीर की फैक्ट्री का बॉस है। वो हर काम के लिए आदेश भेजता है, जैसे चलो, बोलो, मुस्कुराओ, दौड़ो। ये आदेश नर्व्स, तंत्रिकाओं के जरिए हमारे हाथ पैर तक पहुंचते हैं। इन नर्व्स में कुछ खास सिपाही होते हैं जिन्हें मोटर न्यूरॉन कहते हैं। उनका काम होता है दिमाग के आदेश को मांसपेशियों, मसल्स तक पहुंचाना, ताकि शरीर हिल डुल सके। कभी कभी ये मोटर न्यूरॉन कमज़ोर या ख़राब हो जाते हैं। तब शरीर के हिस्से धीरे धीरे अपनी ताकत खोने लगते हैं, जैसे कोई खिलौना जिसकी बैटरी धीरे धीरे ख़त्म हो रही हो। तब हाथ पैर हिलाना मुश्किल होता है, बोलने या निगलने में दिक्कत होती है, कभी कभी सांस लेने में भी परेशानी होती है। पर ध्यान रहे, इस बीमारी से दिमाग की समझ, याददाश्त और सोचने की शक्ति नहीं जाती। मतलब मरीज सब कुछ समझता है, बस शरीर साथ नहीं देता। क्या इसका इलाज है? अभी तक इस बीमारी का पूरा इलाज नहीं मिला, पर डॉक्टर और वैज्ञानिक लगातार मेहनत कर रहे हैं। कई तरह की थेरेपी और सपोर्ट मशीनें मरीजों की मदद करती हैं। यह बीमारी हमें सिखाती है, शरीर भले कमज़ोर हो जाए, लेकिन हिम्मत, दिमाग और दिल की ताकत सबसे बड़ी होती है। जैसे स्टीफन हॉकिंग, वो बोल नहीं सकते थे, पर उन्होंने पूरा ब्रह्मांड समझ लिया। ये एक ऐसी मुश्किल बीमारी है जिसमें धीरे धीरे शरीर की नसें कमज़ोर होने लगती हैं और दिमाग का शरीर पर कंट्रोल कम होता जाता है। डॉक्टरों ने जब ये बीमारी पहचानी तो उन्होंने कहा कि स्टीफन शायद 2 साल से ज्यादा नहीं जी पाएंगे। ये सुनकर तो किसी का भी दिल टूट जाए। ओह, बिल्कुल, जैसे किसी कहानी में अचानक कोई दुखद मोड़ आ जाता है, वैसा ही था ये। पर जानते हैं स्टीफन हॉकिंग ने क्या किया? उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, जब तक जिंदगी है तब तक उम्मीद है, और जब तक उम्मीद है तब तक सोचते रहो। क्या बात है! ये छोटी सी बात उनके अंदर के हीरो को दिखाती है। मुश्किलों ने उन्हें रोका नहीं, बल्कि उनके दिमाग को और तेज दौड़ने पर मजबूर कर दिया, है ना? सही कहा। और यहीं से शुरू हुई उनकी वो अनोखी यात्रा, जो उन्होंने अपनी व्हीलचेयर पर बैठे बैठे पूरी की और पूरी दुनिया को ब्रह्मांड के नक्शे दिखाए।
हाँ, उनकी व्हीलचेयर जैसे उनकी खास कुर्सी बन गई, उनका कमांड सेंटर। भले ही उनका शरीर उस कुर्सी तक सिमट गया था, पर उनका मन, ओहो, वो तो आजाद पंछी की तरह था। बिल्कुल, वो मन तो सितारों के पार समय के आगे पीछे उड़ता रहता था। वो अपनी सोच की दुनिया में ब्रह्मांड की सैर करते थे। और सिर्फ सोच में ही नहीं, उनका एक सपना था हवा में उड़ने का, बिना किसी सहारे के तैरने का। ठीक वैसे जैसे अंतरिक्ष यात्री स्पेस में तैरते हैं, जीरो ग्रेविटी फ्लाइट कहते हैं। उन्होंने कुछ देर के लिए सचमुच हवा में तैरने का अनुभव किया। अरे वाह, जीरो ग्रेविटी में! सोचिए उनके चेहरे पर कितनी बड़ी मुस्कान आई होगी उस वक्त। कमाल है। लोग सोचते होंगे कि जो इंसान चल नहीं सकता वो उड़ेगा कैसे, पर स्टीवन हॉकिंग का जवाब था, अरे मैं तो हमेशा से उड़ता रहा हूँ अपने विचारों में। क्या बात! मतलब उनका मतलब था कि शरीर की कोई भी सीमा उनके सपनों और उनकी सोच के पंखों को काट नहीं सकती। उनका दिमाग ही उनका सबसे तेज उड़ने वाला अंतरिक्ष यान था। बिल्कुल। और इसी आजाद उड़ने वाली सोच ने उन्हें ब्रह्मांड की एक बहुत ही रहस्यमयी और डरावनी लगने वाली चीज, ब्लैक होल को समझने में मदद की। हाँ, ब्लैक होल, अंतरिक्ष की वो जगह है जहां ग्रेविटी मतलब खिंचाव की शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि वो अपने पास आने वाली हर चीज को, यहाँ तक कि रोशनी को भी गपक से निगल जाती है, जैसे कोई बहुत भूखा राक्षस हो। हाँ, सुना है, उनसे तो कुछ भी बचकर बाहर नहीं आ सकता है ना, ऐसे ही मानते थे सब। हाँ, पहले सब ये मानते थे कि ब्लैक होल एक तरफा रास्ता है, अंदर जाने का, बाहर आने का नहीं। लेकिन यहीं पर स्टीवन हॉकिंग ने दुनिया को चौंका दिया। चौंका दिया कैसे? उन्होंने अपनी गणित और सोच की शक्ति से पता लगाया कि ब्लैक होल पूरी तरह से काले और खामोश नहीं होते। वो सिर्फ चीजें निगलते ही नहीं, बल्कि बहुत धीरे धीरे, बहुत थोड़ी मात्रा में ऊर्जा और कणों को बाहर भी फेंकते हैं, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे सांस छोड़ रहा हो। क्या सच में? मतलब ब्लैक होल से भी कुछ बाहर आ सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल उल्टा है। यही तो कमाल की खोज थी। उन्होंने समझाया कि ये क्वांटम फिजिक्स नाम के बहुत छोटे कणों के अजीब नियमों की वजह से होता है। इस खोज को आज पूरी दुनिया हॉकिंग रेडिएशन के नाम से जानती है। हॉकिंग रेडिएशन? हाँ, ये इतनी बड़ी बात इसलिए थी क्योंकि इसने पहली बार ब्रह्मांड के दो सबसे जरूरी नियमों, आइंस्टाइन की बड़ी चीजों वाली ग्रेविटी और छोटी चीजों वाली क्वांटम फिजिक्स को जोड़ने की कोशिश की। ओह अच्छा, जैसे किसी ने बहुत बड़े बिल्डिंग ब्लॉक्स को बहुत छोटे वाले ब्लॉक से जोड़ने का तरीका खोज लिया हो। बिल्कुल सही, क्या बढ़िया समझाया। इसने हमें सिखाया कि ब्रह्मांड शायद उतना सरल नहीं जितना हम सोचते थे। वाह, ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाली खोज थी। उन्होंने अपनी व्हीलचेयर से ही ब्रह्मांड का इतना बड़ा राज खोल दिया। लेकिन फिर उनकी बीमारी और बढ़ी और धीरे धीरे उनकी आवाज भी चली गई। अब वो अपनी बातें दूसरों को कैसे बताते? क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? की शक्ति चली गई तो टेक्नोलॉजी उनकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई। टेक्नोलॉजी कैसे? उन्होंने एक बहुत ही खास कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल करना सीखा। सोचिए, वो हिल भी नहीं सकते थे ज्यादा, लेकिन उनके गाल की एक छोटी सी मांसपेशी, हाँ, गाल की एक मसल, वो उसे हल्का सा हिलाकर एक छोटे से सेंसर को सिग्नल भेजते थे और वो सेंसर कंप्यूटर पर अक्षर चुनता था। क्या सिर्फ गाल हिलाकर कंप्यूटर चलाना? ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। सच में है ना कमाल? इसी तरह धीरे धीरे अक्षर जोड़कर शब्द, शब्द जोड़कर वाक्य बनाकर उन्होंने पूरी किताबें लिख डाली, दुनिया भर में बड़ी बड़ी स्पीचेस दी और अपने मुश्किल आइडियाज लोगों तक पहुंचाए। ये दिखाता है कि अगर इरादा पक्का हो तो कोई भी मुश्किल रास्ता रोक नहीं सकती। और उस कंप्यूटर से जो आवाज निकलती थी वो थोड़ी रोबोट जैसी थी, पर वो आवाज पूरी दुनिया में स्टीफन हॉकिंग की पहचान बन गई। लोग सिर्फ आवाज सुनकर समझ जाते थे कि कौन बोल रहा है। हाँ बिल्कुल, उनकी एक किताब तो बहुत ही ज्यादा मशहूर हुई, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। हाँ, समय का संक्षिप्त इतिहास। जी हाँ, ये किताब एक जादू की तरह थी। इसने दुनिया भर के करोड़ों लोगों को ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, बिग बैंग, समय क्या है, ब्लैक होल कैसे काम करते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी और रहस्यमयी बातों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। हाँ, मैंने सुना है थोड़ी मुश्किल थी समझने में। हाँ, ये थोड़ी मुश्किल जरूर थी। कई लोगों ने कहा कि पूरी समझ नहीं आई, पर जितनी भी समझ आई उसने उनके दिमाग के दरवाजे खोल दिए, जैसे किसी ने पहली बार रात में आसमान के सारे तारे दिखा दिए हों। सही कहा। अच्छा, स्टीवन हॉकिंग सिर्फ गंभीर वैज्ञानिक ही नहीं थे, उनके अंदर एक बहुत मजाकिया और शरारती बच्चा भी छुपा हुआ था, है ना? बिल्कुल। उनका एक किस्सा तो मुझे बहुत पसंद है, टाइम ट्रैवलर्स पार्टी वाला। हाँ, वो तो गजब का किस्सा है। एक बार उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये पता लगाया जाए कि क्या भविष्य से लोग टाइम ट्रैवल करके आज में आ सकते हैं।
तो उन्होंने एक शानदार पार्टी रखी सिर्फ टाइम ट्रैवलर्स के लिए। बढ़िया खाना, सजावट, सब कुछ। अरे वाह, फिर क्या हुआ? क्या भविष्य से कोई मेहमान आया? जरूर आए होंगे, यही तो मजा है। उन्होंने पार्टी का जो इनविटेशन कार्ड था वो पार्टी खत्म होने के बाद बनवाया और लोगों को बताया। क्या? पार्टी के बाद? क्यों? उनका सोचना था कि अगर भविष्य में टाइम ट्रैवल सच में संभव होगा तो किसी न किसी टाइम ट्रैवलर को इस पार्टी के बारे में पता चल ही जाएगा और वो सही तारीख और समय पर पहुंच जाएगा, भले ही उसे इनविटेशन बाद में मिले। क्या दिमाग लगाया, कमाल है। तो मतलब कोई नहीं आया पार्टी में? जाहिर है कोई नहीं आया, पर ये उनका तरीका था खेल खेल में विज्ञान का एक बड़ा सवाल पूछने का। ये दिखाता है कि उनका दिमाग कितना क्रिएटिव और मजाकिया था। हाँ, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का था। एलियंस यानी दूसरे ग्रहों के प्राणियों के बारे में भी उनका एक मजेदार विचार था, है ना? हाँ, एलियंस। वो अक्सर मजाक में कहते थे कि अगर कभी एलियंस धरती पर आएं तो हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। हो सकता है वो हमसे ज्यादा ताकतवर हों और हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर दें। ओ, ये तो थोड़ी चिंता की बात लगती है। हाँ, लेकिन फिर वो मुस्कुरा कर कहते थे, या फिर शायद हमें उनसे दोस्ती करने से पहले उन्हें गणित के कुछ सवाल हल करना सिखाना पड़ेगा। देखिए, इतनी गंभीर बात में भी उन्होंने कैसे हंसी मजाक का तड़का लगा दिया। हाँ, सही है। ये दिखाता है कि वो जिंदगी को बहुत गंभीरता से लेते थे, लेकिन खुश रहना और मजाक करना भी जानते थे। बिल्कुल, उनकी पूरी कहानी, उनकी बातें, उनके विचार सच में हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। उनके कुछ संदेश तो ऐसे हैं जिन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा था, ऊपर सितारों की तरफ देखो, नीचे अपने पैरों पर नहीं। जानने की कोशिश करो कि तुम क्या देखते हो और हैरान हो कि ब्रह्मांड क्यों मौजूद है। जिज्ञासु बनो। हाँ, और एक और प्यारी बात, जहाँ ज्ञान है वहीं आजादी है। बिल्कुल सही। ज्ञान हमें सोचने की, सवाल पूछने की, अपनी राय बनाने की आजादी देता है। और उनका एक और मशहूर संदेश था जो शायद बच्चों को बहुत पसंद आएगा। नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, यानी सपने देखना कभी बंद मत करो, बड़े बड़े सपने देखो। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी से यही तो साबित किया कि असली ताकत हमारे शरीर में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग में, हमारी सोच में, हमारी जिज्ञासा में और हमारे सपनों में है। अगर हमारा दिमाग उड़ने को तैयार है तो शरीर की कोई भी सीमा हमें रोक नहीं सकती। सही कहा। स्टीफन हॉकिंग ने हमें सिखाया कि ये ब्रह्मांड जितना बड़ा और रहस्यमयी है, उतना ही कमाल का हमारा अपना दिमाग भी है। उन्होंने हमें बड़े सपने देखने और मुश्किल से मुश्किल सवालों के जवाब ढूंढने की हिम्मत दी। उन्होंने दिखाया कि विज्ञान सिर्फ लैब में होने वाली कोई बोरिंग चीज नहीं, बल्कि एक रोमांचक सफर है, एक जासूसी कहानी है जिसमें हम ब्रह्मांड के राज खोलते हैं। भले स्टीफन हॉकिंग अब हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनके विचार, उनकी हिम्मत की कहानी आज भी रात के आसमान में चमकते हुए तारों की तरह हमें रास्ता दिखाते हैं। उन्होंने विज्ञान को मुश्किल किताबों से निकालकर आम लोगों तक पहुंचाया और हम सबको इन अजूबों के बारे में सोचने पर मजबूर किया। हाँ, उनकी सबसे बड़ी सीख शायद यही है जिसे हम सबको अपनी जिंदगी में याद रखना चाहिए। चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों न लगे, हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता है जो तुम कर सकते हो और उसमें सफल हो सकते हो। जरूरी ये है कि तुम कभी हार न मानो। वाह, बहुत खूब कहा। मुश्किलें तो आएंगी, जैसे किसी गेम में लेवल बढ़ते हैं, लेकिन अगर हम सोचना, समझना और कोशिश करना जारी रखें तो हम किसी भी लेवल को पार कर सकते हैं। तो अगली बार जब कोई काम मुश्किल लगे या कोई सवाल समझ ना आए, तो स्टीफन हॉकिंग की तरह आसमान की तरफ देखना और सोचना, क्या पता हमारे दिमाग की उड़ान की भी कोई सीमा ना हो। बिल्कुल। या फिर रात को टिमटिमाते तारों को देखकर सोचना, वहां और कौन कौन से रहस्य छुपे होंगे जिन्हें खोजने का सपना देखा जा सकता है ना? स्टीफन कहते थे, अगर टाइम मशीन बन गई तो हम अतीत में जा सकते हैं और भविष्य देख सकते हैं। सोचो, अगर तुम अपने बचपन को दोबारा देख सको तो। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इतना बड़ा कि हमारी धरती उसमें एक छोटी सी रेत के कण जैसी है। स्टीफन कहते थे, हम सब सितारों की धूल से बने हैं, मतलब हमारे अंदर भी ब्रह्मांड का एक हिस्सा चमकता है। वो गंभीर दिखते थे, पर उनका हास्य लाजवाब था। एक बार स्टीफन साइकिल से गिर गया। सबको लगा बस चोट लगी है, पर वही उसकी बीमारी का पहला संकेत था। वो मुस्कुराया और बोला, मैं खेलों में कमजोर हूं, बस। एक बार किसी ने पूछा, आपको किस बात से डर लगता है? स्टीफन हंसकर बोले,
मेरे बढ़ते हुए ईमेल्स से और बोले, अगर कभी टाइम मशीन बनी तो मैं अपने डॉक्टर से मिलने जाऊंगा और कहूंगा, देखो मैं अब भी जिंदा हूं। उनकी जिंदगी पर बनी फिल्म द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग देखकर उन्होंने कहा, ऐसा लगा जैसे मैंने खुद को दोबारा जी लिया। उस फिल्म में उनकी असली आवाज इस्तेमाल की गई थी, एक ऐसी आवाज जिसने दुनिया को सोचने पर मजबूर किया। किड्स जोन एक्टिविटीज। अपने माता पिता और दोस्तों को बताएं, कल्पना करो कि तुम ब्रह्मांड में उड़ रहे हो, तब कौन सा ग्रह देखना पसंद करोगे और क्यों? इन पात्रों के साथ एक दृश्य की कल्पना करें और उसे चित्रित करें। एलियंस, ब्रह्मांड, ब्लैक होल। अगर तुम्हारे पास टाइम मशीन होती तो तुम कहाँ जाना पसंद करते, अतीत या भविष्य? कमेंट में ज़रूर बताओ, आप अगली कहानी कौन सी सुनना चाहेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। क्विज को हल करने का प्रयास करें, उत्तर कुंजी शुरुआत में दी गई है। मिलते हैं अगले रोचक वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर जाइए और महान हस्तियों के बारे में जानें। केवल शिक्षा है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या गलत जानकारी देना नहीं।